तो आपने वहां पढ़ लिया था पहले में बृहद सिंचाई परियोजना और मध्यम सिंचाई परियोजना। अब हम लोग जानेंगे भारत में सिंचाई के साधन और उस साधन से भारत में कुल कितने % सिंचाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं। भारत में जो है तालाब और कुआं से 56% सिंचाई होती है और नहर से 31% सिंचाई होती है, वो भी कहाँ, पंजाब में। और तालाब से जो है 6.1% सिंचाई होती है, सबसे ज़्यादा कहाँ, तमिलनाडु में। और नलकूप से जो है 18% सिंचाई होती है, वो भी कहाँ, यूपी में। और अन्य में जो है आपका 6.6% आता है। भारत में जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का लगभग कितना % है, तो 33% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर प्रणाली भारत में किया गया था, जो कहाँ है, गंगा नहर के नाम से जाना जाता है। गंगा नहर जिसकी शुरुआत जो है 1927 में शुरू किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 1953 में किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे, प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 1953 में किया गया था, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता। ठीक। आगे है भारत में वनस्पति यानी वेजिटेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति 1894 में लाया गया था, जिसे जो है 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग यानी कि 1/3 क्षेत्र पर ही वन का होना आवश्यक माना गया है, तथा मैदानी क्षेत्रों में जो है 20% और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% का वन होना आवश्यक है, ऐसा लिखा गया है ना। वन साइडेड, टू साइडेड दिख नहीं रहा। ओके। भारत में वन का 33% का लक्ष्य जो है 2015 तक रखा गया था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। मतलब भारत में अभी भी 33% वन नहीं पाया जाता है। ठीक है। वनस्पति के क्या है, प्रकार। वनस्पति के प्रकार में पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। यह वन वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है, जानिए जहाँ अधिक वर्षा होती है, साथ ही साथ अधिक तापमान भी होता है। और यह वन हमेशा क्या होता है, हरा भरा होता है और वनों का घनत्व अधिक होता है। पता है क्यों, इतना जोर से पढ़े, हम खुद ये कारण सुने नहीं। आगे चलो, इसमें पाया जाने वाला प्रमुख वृक्ष कौन है, तो पहला प्रमुख वृक्ष है आपका महोगनी, सिनकोना, बांस, रबड़ और जैतून नहीं, बैत जिसे कहते हैं, बैत है, एबोनी है। ठीक है। सिनकोना वृक्ष के छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और रबड़ के पेड़ से रबड़ निकाला जाता है, जिसे लेटेक्स, रबड़ के पेड़ से निकलने वाला लेटेक्स से क्या बनता है, प्राकृतिक रबड़ बनाया जाता है। और प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, मलेशिया है। और कृत्रिम का अमेरिका है। और विश्व की बात करें तो मलेशिया सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम में जो है अमेरिका बनाता है। ठीक है। भारत की वनस्पति में खत्म। आगे है दूसरा में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह वन जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर क्या होता है, पाया जाता है। यह वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ का तापमान कितना है, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह वन अधिक घना नहीं होता है, लेकिन आर्थिक रूप से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भारत में जो है ना, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और शिवालिक श्रेणी आदि में क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें मिलने वाला प्रमुख पेड़ जो है मेरा शीशम है, आम है, सागवान है, खैर है, चंदन है और त्रिफला है। बड़ा ध्यान से इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, यह वन जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर पाया जाता है। और यह वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहां का तापमान कितना हो, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस हो। और यह वन अधिक घना नहीं होता है, लेकिन हाँ आर्थिक रूप से कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यह भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, शिवालिक श्रेणी आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसमें मिलने वाला प्रमुख जो पेड़ है मेरा शीशम है, आम है, सागवान है, खेर है, चंदन है, त्रिफला है। ठीक है, आदि है। चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। तो आप लोगों ने पुष्पा फिल्म देखा ही होगा, पुष्पा फिल्म से रिलेटेड, मतलब पुष्पा फिल्म में जो है चंदन की लकड़ी की चोरी यानी कि उसी के से रिलेटेड कुछ है। आगे हमारा कत्था खैर। कत्था जो है, जो कत्था प्राप्त होता है, जो पान में देके एकदम मस्त, एकदम जो मीठा लगता है ना, वो कत्था जो है किससे बनता है, तो खेर के लठ से बनता है। खेर के पेड़ के वृक्ष के लठ से बनता है कौन, कत्था। ठीक है। अगला है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन।
उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब है जहाँ क्या होता है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है, और ये शुष्क मतलब हल्का सूखा, है ना। तो यह भारत में जो है कहाँ पाया जाता है, जहाँ का टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर, यह भारत में जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाया जाता है। और यह इस वन में जो मिलने वाला पेड़ों का घनत्व तो कम होता है, क्योंकि देखो शुष्क मतलब सूखा हुआ, और जहाँ पानी कम होगी वहाँ वृक्षों की संख्या कम होगी, ठीक है। और इस वन में सबसे बड़ी समस्या है कि पशुओं की चराई, सबसे ज्यादा जो है पशुओं की चराई हो जाती है, तो इसमें जो है स्वतः है कि पेड़ वृक्ष कम होंगे। या एक साल में जो बात की जाए, यह साल में जो है यहाँ मिलने वाला पेड़ अपनी सारी पत्तियां क्या करती है, गिरा देती है। एक बार हवा चली सारी पत्तियां गिर गई, क्योंकि सूख जाता है, फिर बारिश होगी तो फिर उसकी जो है क्या कहते हैं, उस पर आएगी धीरे धीरे, नहीं कल की आएगी तो फिर आगे तैयार होगा। यह साल में जो है एक यहाँ मिलने वाले, मतलब यह साल में जो है यहाँ मिलने वाले पेड़ अपनी सारी पत्तियां गिरा देती है। और इस वन में मुख्य रूप से जो आते हैं वो हमारे, पहला आता है साल का वृक्ष, दूसरा आम का वृक्ष, तीसरा जामुन का वृक्ष, चौथा नीम का वृक्ष, पांचवा महुआ का वृक्ष, छठा शीशम का वृक्ष आदि पेड़ भी पाए जाते हैं। कहाँ, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। यह भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यह भारत में सबसे अधिक पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में आदि राज्यों में भी पाया जाता है। साल वृक्ष को जो है पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। और भारत में जो कहा जाए तो सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। आगे हमारा मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन में क्या है, तो यहाँ जो है 50 डिग्री सेल्सियस मतलब 50 सेंटीमीटर जो है, डिग्री सेल्सियस नहीं, 50 सेंटीमीटर वर्षा, 50 सेंटीमीटर से कम या अथवा कम तथा 40 या 45 डिग्री से उच्च तापमान वाले, मतलब कहा जाता है कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और यहाँ का टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जो मिलते हैं, यहाँ मिलने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनको छोटा होता है और कटीला होता है, ठीक है। जिसका जो है पत्ता कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाता है, जिसका जो पत्ता है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यहाँ जो है मिलने वाले प्रमुख जो पेड़ है, यहाँ मिलने वाले प्रमुख जो पेड़ है वो हमारा कौन है, बबूल है, खजूर है, किक्कर है, नागफनी है। यह भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यों में पाया जाता है। पांचवा है हमारा ज्वारी वन। ज्वारी वन क्या है, यह वैसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ क्या है, ताजा पानी होता है, खारा पानी ओ हो बहुत ध्यान से जरा ध्यान से सुनिएगा। ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं, इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ज़्यादातर इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता, लेकिन हम लोग यहाँ बताने वाले हैं। ज्वारीय वन जो है वैसे क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ ताज़ा पानी और खारे पानी का मिलन होता है ना, वहाँ ज्वारीय वन का उद्गार होता है। समझे, हम समझ रहे, तुम समझे ना समझो। ज्वारी वन दो प्रकार का होता है, पहला है मैंग्रोव वन, दूसरा है डेल्टाई वन। मैंग्रोव वन में जो है, मैंग्रोव वन क्या होता है, मैंग्रोव वन में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन जो सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और डेल्टाई वन जो है, डेल्टाई वन जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ मिलने वाले प्रमुख पेड़ जो है सुंदरी है, मैंग्रोव वन है, और है कैजुरीना है, केवड़ा है, केवड़िया जिसे बोलते हैं ना, केवड़ा है। और यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों में पानी में सड़ता नहीं है। यहाँ के जो भी पेड़ आप लाएंगे ना, आप अगर नाव बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ये उपयोग होता है, तो इन्हीं सारे पेड़ों का उपयोग होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे पेड़ जो है सड़ते जल्दी नहीं है। और यहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे पानी में सड़ता नहीं है। भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में आदि राज्यों में भी पाया जाता है। और अगला है हमारा पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यह वन जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कितना, यह जो है 0 मीटर से, पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है 0 मीटर से 1500 मीटर तक सदाबहार वन, और 1500 मीटर से 3500 मीटर तक शंकुधारी वन, और 3500 मीटर से 4800 मीटर तक अल्पाई वन, और 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है कोई पेड़ नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक पर्वतीय वन देखो यहाँ 3 चीज से दिया गया है। पहला, जो 0 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है वो सदाबहार वन कहलाता है, ठीक है।
और दूसरा है 1500 मीटर से 3500 मीटर तक, उसे शंकुधारी वन कहते हैं। और 3500 मीटर से 4800 मीटर तक अल्पाई वन कहते हैं। और 4800 मीटर से अधिक क्षेत्र में कुछ पेड़ नहीं पाया जाता। बातों को नोट करेंगे यहाँ तक। आगे यहाँ मिलने वाले जो प्रमुख पेड़ हैं वो है मेरा पहला देवदार, दूसरा चाड़, तीसरा स्प्रूस, चौथा सिल्वर पाइन। और यह भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक हमारा जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया भारत का वनस्पति खत्म। अब देखते हैं सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल मतलब समाज में देखते हैं ना, गांव में बहुत सारे लोग बागवानी का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार यहाँ बागवानी का कुछ जिक्र किया गया है, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। दरअसल आपको मजा भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत। सामाजिक वानिकी की शुरुआत जो 1976 में किया गया था, और जिसका जो उद्देश्य क्या था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ना खाली पड़े जमीन पर जो है पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी मतलब आप वहाँ कृषि भी करिए प्लस पेड़ भी लगाइए। अब बस पेड़ लगाने की जो टेक्निक है वो अलग है। चलिए देखते हैं। किसानों के खेतों में जो है ना पेड़ लगाकर हरियाली करना मुख्य उद्देश्य था किसका, कृषि वानिकी का। और ग्रामीण वानिकी या सामुदायिक वानिकी में क्या है कि गांवों में खाली पड़े जमीन, मतलब जो सभी लोगों का जो मिला हुआ जमीन है और वो खाली पड़ा हुआ है, वैसे पड़ा हुआ है, और वहाँ लोगों से राय लिया जाता है कि क्या भी जमीन पर कुछ पेड़ पौधे लगाकर इसको हरियाली देखना चाहते हैं, इसे हरियाली में रखना चाहते हैं, तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं कि नहीं भाई यहाँ खाली पड़ा हुआ जमीन सारे गाँव का है, तो चलो भाई यहाँ पेड़ लगा दो, सब लोगों का हिस्सा हो जाएगा, सभी लोग यहाँ आके अपना मेरे बांट का जो भी करने का है सो करेंगे। तो इस तरह से भी होता है। ग्रामीण वानिकी समुदाय मतलब समुदाय का मतलब है सभी लोगों के लिए, है ना। तो वहाँ जो है शहरी और क्षेत्रों में सड़क किनारे जो है रेलवे लाइन के किनारे और सार्वजनिक जमीन पर भी जो पेड़ लगाकर क्या करना है, हरियाली को बढ़ावा देना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। तीसरा में है शहरी वानिकी या सार्वजनिक वानिकी। शहरी क्षेत्र में भी सड़क किनारे है ग्रामीण वानिकी या सामुदायिक वानिकी में थोड़ा मिस हुआ। दरअसल ग्रामीण में भी रेलवे लाइन होता है, देखते होंगे जब भी कहाँ भी क्रॉस करता है। और समुदाय की जब मतलब समुदाय का ज़मीन होता है बहुत सारे लोगों का मिला हुआ, तो वहाँ रेलवे क्या करते हैं, रेलवे अपना बाउंड्री दे के उसमें पेड़ लगा देते हैं। परमानेंट किसी का नहीं, वो सरकार का भी नहीं, वहाँ के लोगों का, समुदाय का। तो उस चीज़ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, आगे हमारा शहरी वानिकी या फिर सार्वजनिक वानिकी। ठीक है, शहरी क्षेत्र में जो है सड़क किनारे, रेलवे लाइन किनारे और सार्वजनिक जमीन पर पेड़ लगाकर क्या है ना हरियाली को बढ़ावा देना, यह हमारा प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, वन रिपोर्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट। वन रिपोर्ट भारतीय वन अनुसंधान केंद्र द्वारा 2 वर्ष के अंतराल जारी किया जाता है। मतलब भारत का जो जंगल है, भारत में कितना जंगल है, 2 साल पहले अगर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था तो 2 साल के बाद फिर ये जारी किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, देहरादून में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में हुई थी। सबसे अधिक वनों वाला राज्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक सघन वनों वाला राज्य कौन है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक 1% वाला राज्य कहाँ है, तो ये हमारा है नागालैंड में। 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश, सबसे अधिक सघन वनों वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिक 1% वाला राज्य नागालैंड। कितना अंतर है इसमें, अधिक वन मध्य प्रदेश, सघन वन अरुणाचल प्रदेश, प्रतिशत वन नागालैंड। आगे सबसे कम वन वाला राज्य पंजाब, और सबसे अधिक 1% वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप। और वनों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला के सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, है ना। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ये कहाँ है, भोपाल में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो हमारा कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कहाँ है, तो ये कोलकाता में है। भारतीय वन
सर्वेक्षण विभाग का है देहरादून में। भारत के जीडीपी में वनों का कितना परसेंट योगदान है? 1.7%। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भारत में खनिज, है ना। भारत में खनिज जो है कहा जाए मिनरल्स ऑफ इंडिया, और भारत एक खनिज का एक संपन्न देश है, मतलब भारत में जो है खनिज की कोई कमी नहीं है। बात रह गया उसका सही से बंटवारा नहीं हो पाना एक प्रमुख देश है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्योंकि यहाँ जो है ना धारवाड़, कुडप्पा, गढ़वा, करम की चट्टान पाया जाता है। थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए किस बात के लिए कि भाई जरा हमको ये बताना कि धारवाड़ है तहाँ तो ठीक है, कुडप्पा, गढ़वा, गोंडवाना, धारवाड़ और कुडप्पा और करम की चट्टान पाया जाता है ना। खनिज का प्रकार, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज देखिए आपके यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा आणविक खनिज, चौथा जीवाश्मी ईंधन, है ना। पहला में धात्विक खनिज में आ जाएगा आपका लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, मैग्नीज। अधात्विक में आ जाएगा आपका रख, एस्बेस्टस, नमक, जिप्सम और चूना पत्थर। और आणविक में हो जाएगा यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, बेरिलियम। और जीवाश्मी ईंधन में आ जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारा जीवाश्मी ईंधन यानी ऊर्जा संसाधन जैसे कोयला, है ना। पहला में देख लीजिए जीवाश्मी ईंधन से ही शुरुआत करते हैं। पहला तो उसमें है मेरा कोयला। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है, और जीवाश्मी ईंधन सबसे ज़्यादा जो है विश्व में जो है सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन देश करता है? तो सबसे ज़्यादा चीन करता है जो 47% है। और पहला स्थान में आता है भारत जो है 9% कोयला का उत्पादन करता है, वही तीसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन राज्य कहाँ है? तो पहला झारखंड में आता है, दूसरा स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरा स्थान पर उड़ीसा आता है ना। कोयला को काला सोना और उद्योग की क्या कहा जाता है? उद्योग की रोटी कहा जाता है, और काला सोना भी सही कहा जाता है। पेट्रोलियम को बोला जाता है, हाँ उसे कहते हैं लाल सोना। पता है पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना को क्या कहते हैं? कोयला। काला सोना दरअसल कोयला को ही कहा जाता है, पेट्रोलियम को दूसरा चीज कहा जाता है। तुम डिस्टर्ब मत करो बीच में। कोयला का प्रकार देखो यहाँ देखो 4 प्रकार दिया है। पहला पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा जिसमें सबसे ज्यादा हो बढ़िया बेटर कोयला होगा। तो देखिए एंथ्रासाइट कोयला जो है 80 से 95% कार्बन की मात्रा उसमें पाई जाती है। ठीक है, वो हो गया एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट का कोयला हमारे लोकल में नहीं मिल पाता है, वो ज़्यादा परमाणु क्या कहते हैं भाप, जहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ इस्तेमाल होता है एंथ्रासाइट, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में जो है क्या चाहिए, हीट की ज़रूरत होती है। ठीक है, हीट की ज़रूरत हर जगह होती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा मात्रा में वहीं जगह सरकार का इलाका वहीं है जहाँ ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। बिटुमिन्स कोयला जो है उसमें कितना परसेंट कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो उसमें 55 से 65% मात्रा पाई जाती है बिटुमिन्स में। और लिग्नाइट कोयला जो है उसमें पाई जाती है 45 से 55%। और पीट कोयला जो है 45% से भी कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है। ठीक है, भारत में जो है सबसे उन्नत किस्म का कोयला जो एंथ्रासाइट कोयला है, और भारत में सबसे अधिक विटामिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो जनरली हम लोग सभी लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए और बहुत सारा काम करने के लिए। और भारत का जो है सबसे निम्न कोटि का कोयला माना जाता है पीट कोयला। वो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं देता है, पुट पाट करके खत्म, है ना। उसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, पत्थर कोलवा कहते हैं। ठीक है, आगे है रेड हॉल माइनिंग। या रेड हॉल माइनिंग क्या होता है भाई? जो आदमी होता है ना वो चूहे की तरह होता है, कोयले के खदान में चोरी करने के लिए अपना अलग से बिल बना के और गलत तरीके से कोयले का उत्पादन करके बाजारों में पहुंचाता है, उसे कहते हैं रेड हॉल माइनिंग, है ना। ये सबसे ज़्यादा रेड हॉल माइनिंग जो है मेघालय में गारो खासी के क्षेत्र में पाया जाता है। और कोयला की राजधानी जो कहा जाता है वो धनबाद को कहा जाता है। और कोयला अनुसंधान केंद्र भी धनबाद में ही है। और इंडियन कोल लिमिटेड की स्थापना 1975 में की गई थी। और भारत में दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी और महानदी घाटी क्षेत्रों में कोयला निकाला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ निकाला जाता है?
पहला डीवीसी, नहीं रे, डीवीसी मतलब होता है दामोदर घाटी निगम। यहाँ देखो, भारत दामोदर नदी घाटी है, गोदावरी नदी घाटी है, महानदी घाटी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे पहले जो है, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम नहीं, यहाँ तो नहीं, भारत में सबसे पहले कोयला का खनन जो है वेस्ट बंगाल के रानीगंज 1774 में ईस्वी में जो है किया गया था। ठीक है। पेट्रोलियम, अगला है मेरा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है एक जीवाश्म ईंधन है और जो क्या कहा जाता है, वो अवसादी और कांदी चट्टानों में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन है, जिसे मार्स गैस कहते हैं पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। और भारत में पेट्रोलियम का 20% उत्पादन करता है। भारत में जो पेट्रोलियम कितना वो उत्पादन करता है, 20%। और ये जितना ये उत्पादन करता है उससे ज़्यादा तो भारत में यूज होता है, तो उसका तो सिंपल है कि वो दूसरे देश से आयात करेगा ही। ठीक है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है खर्च हो जाता है, विदेशी मुद्रा जो है पेट्रोलियम मंगाने में खर्च हो जाता है। हमारा जो है भारत देश का विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा जो है खर्च होता है तो पेट्रोलियम को मंगाने में। कच्चा तेल हम लोग मंगाते हैं दूसरे देश से और यहाँ रिफाइनरी करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिर हम अलग अलग जगहों में उसे सप्लाई करते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो इसमें देश की सरकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपसी मैटर है। आगे चलते हैं। प्रमुख क्षेत्र, पहला है असम। असम में जो है ना पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र पाया गया था। और असम में सबसे पहले जो है पेट्रोलियम असम के डिगबोई में जो 1880 में खोजा गया था। और सबसे पहले 1901 में जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी यहीं पर स्थापित किया गया। क्या बात है, क्या बात है, लिख लो लिख लो लिख लो। असम में सबसे पहले पेट्रोलियम असम में जो है ना भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम असम के डिगबोई में 1880 में खोजा गया। सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज किस जगह क्षेत्र में हुआ, तो असम में। और असम के कहाँ, डिगबोई में। और कब, 1880 में। और आगे है, सबसे पहले जो फैक्ट्री रिफाइनरी वाला पेट्रोलियम रिफाइनरी जो स्थापित हुआ 1901 में स्थापित हुआ। और असम का प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो डिगबोई है, सुरमा घाटी है, नहरकटिया है, और कहाँ है, छगरी जान मोरल। छगरी नहीं है, हगरी जान मोरल है, कोई बात नहीं, सॉरी। रिवाइज कर दें, रिवाइज। चलो, असम में भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम खोज कब हुई थी, असम में भारत में जो है असम में पेट्रोलियम की खोज हुई थी, पर कब हुई थी, 1880 में। असम के किस क्षेत्र में, डिगबोई में। और रिफाइनरी जो प्लांट लगाया गया कब लगाया गया, 1901 में लगाया गया। ठीक है। असम का प्रमुख तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ है, पहला डिगबोई, दूसरा सुरमा घाटी, तीसरा नहरकटिया, चौथा हगरी जान मोरल, और दूसरा है गुजरात। अब गुजरात में भी क्या पेट्रोलियम का पाया गया कि भाई वह पेट्रोलियम है, चलो निकालते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात का जो है दूसरे स्थान पर है भारत में। पेट्रोलियम उत्पादन में गुजरात दूसरे स्थान पर है। यहाँ मुख्य रूप से अकलेश्वर खंभात की खाड़ी में निकाला जाता है, खंभात की खाड़ी में निकाला जाता है क्या, पेट्रोलियम। ठीक है। आगे खंभात की खाड़ी में स्थित एलियामेट द्वीप से प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। देखिए, जहाँ पेट्रोल है वहाँ क्या निकलेगा, एलपीजी भी निकलेगा ही। ठीक है। तो खंभात की खाड़ी में स्थित एलियामेट द्वीप है, वहां से प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। और गुजरात के अकलेश्वर खंभात की खाड़ी से पेट्रोलियम निकाला जाता है। तीसरा नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र यानी मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में जापानी जहाज सागर सम्राट के द्वारा 1973 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र खोजा गया है। और जिसमें जो 1976 के बाद पेट्रोलियम निकाला जाना है, पता नहीं निकाला गया है, 1976 में के बाद पेट्रोलियम निकाला जाता है, मतलब वहां से अभी तक निकाला नहीं गया है महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, D6 ब्लॉक, यह जो है D6 ब्लॉक कहाँ स्थित है, तो ये हमारा जो स्थित है वेस्ट बंगाल में स्थित है। यहाँ भी पेट्रोलियम क्षेत्र है, अंदाज़ा लगाया गया है, लेकिन अभी उसे निकाला नहीं गया और हमारे आने वाले भविष्य के लिए छोड़ दिया गया है, समझे। संभावित क्षेत्र है
वो कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पेट्रोलियम की मात्रा अभी भी मौजूद है, लेकिन उस पर कार्य भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो आने वाले भविष्य के लिए एक तरह से वरदान के रूप में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ हम खा जाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, इस बात को जिक्र किया गया है। गोदावरी डेल्टा पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे नर्मदा घाटी नर्मदा डेल्टा, तीसरा नंबर पे महानदी डेल्टा, और चौथा नंबर पे है किशनगंज एक्सॉन। ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ कहाँ है, तो पहला है मेरा हल्दिया में वेस्ट बंगाल, डिगबोई कहाँ असम में, बरौनी कहाँ है बिहार में, मुंबई कहाँ है, मुंबई तो जानते करते हैं मुंबई महाराष्ट्र में है, और नून माटी कहाँ है असम में, और बोगाई गांव कहाँ है असम में। ये जितने भी नाम बताए हमने, हल्दिया वेस्ट बंगाल, डिगबोई असम, बरौनी बिहार, मुंबई में भी है मुंबई हाई, वहाँ भी पेट्रोलियम का रिफाइनरी सिस्टम मतलब प्लांट लगाया गया है। नून माटी में भी लगाया गया है असम में, बोगाई गांव असम में, इस जगह पर क्या है पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाया गया है। ठीक है। आगे हमारा प्राकृतिक गैस में आता है कि सबसे पहले मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है और आधुनिक शताब्दी का ईंधन इसे ही माना जाता है। ये गुजरात है, मुंबई हाई है, यहाँ जो है क्या प्राकृतिक गैस का क्या गुजरात और मुंबई हाई, इस दोनों जगहों पर क्या होता है कि प्राकृतिक गैसों का क्या होता है निष्कासन होता है, उत्पादन होता है। ठीक है। और एक बात आप लोग को जानते होंगे कि आप लोग जो गैस चलाते हैं उसमें गंध नहीं होता है, उसमें मिलाया जाता है, ये पता करने के लिए कि गैस लीक हो रहा है। ठीक है। आगे ये जो है गैर विषैला है, गंधहीन होता है। मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन जो होता है मिक्सर होता है, तो ये गंधहीन होता है, गंध इसमें पता नहीं चलेगा, और थोड़ा गैर विषैला होता है, तो गैर विषैला है तो पता भी नहीं चलेगा, हवा में तुरंत फैल जाएगा। तो इसके अलग से मिलाया जाता है, और अलग से मिलाने के बाद उसमें इस गंध को पता लगाया जाता है। ठीक है। आगे है हमारा एचपीजी गैस पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन के माध्यम से जो हमारे कहाँ पाया जाता है, एचपीजी का मतलब है हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, 3 जगह हमारा गैस पाइपलाइन का जो है प्लांट लगाया गया है। वहाँ से क्या होता है, वहाँ से यह होता है कि वहाँ से जो है गैस का आदान प्रदान होता है दूसरे देश से साथ भी, यह जो गैस पाइपलाइन का जुड़ा है। ठीक है। प्राकृतिक गैस क्या है, तो यह मीथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। यह एक स्वच्छ ईंधन होता है और पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, और प्राकृतिक गैस को जो है आधुनिक शताब्दी का क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम से निकलने वाले क्षेत्रों के समीप ही पाया जाता है, आस पड़ोस में ही पाया जाता है। ठीक है। जहाँ पेट्रोलियम निकल रहा है, जहाँ पेट्रोल निकल रहा है, प्राकृतिक गैस भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस गुजरात में पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक सीएनजी होता है, इसे कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका उपयोग जो वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी जो है इसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। आगे है प्रमुख गैस पाइपलाइन। प्रमुख गैस पाइपलाइन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रमुख गैस पाइपलाइन जो है एचपीजी आने की गैस पाइपलाइन जो है इसकी लंबाई जो है 1730 किलोमीटर, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये पहला में हो गया। दूसरा में है जामनगर लूनी गैस पाइपलाइन, तीसरा में आता है कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन। इसकी जो है मतलब इसकी जो है शुरुआत जो है 2019 में किया गया था, और इसकी कुल लंबाई जो है 2805 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। ठीक है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ये मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है, मतलब मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो हमारा स्थित है देहरादून में। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देहरादून में। और कब स्थापित किया गया, 1956 में। ठीक है। 1994 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड आया। ठीक है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, गेल का फुल फॉर्म होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, 1984 में स्थापित किया गया। ठीक है। ओपेक का है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका वो मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वीना में, और एस्टैब्लिश हुआ 1928 में, 1928 बोलते